आज हम यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023 का एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का पढ़ाई करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 बहुत ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो पेपर 1 है वो तो बहुत ही कम नंबर का आता है। जो भी हमको तैयारी करनी होती है पेपर 2 से करनी होती है। लेकिन पेपर क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी हमारे इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, तो इनके प्रोफेसर्स टीचर्स भी बहुत कम अवेलेबल हैं और हमको उतने कंटेंट हिंदी माध्यम में नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला। और अगर आप नेट में सर्च भी करो यूट्यूब में भी या कहीं पे भी, तो यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए पेपर 2 के लिए एंथ्रोपोलॉजी में तो हमको कंटेंट नहीं मिलता है। मैंने सोचा कि मैं जो कंटेंट बना रही हूँ, मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ या मैंने जो प्रिपरेशन किया है, मैंने जो पढ़ाई किया है, उसको आप लोगों के सामने रखूँ, मैं आप लोगों को दूँ। अगर मेरे इस नॉलेज में कोई कमी होगी तो प्लीज़ उसको सुधारिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगर कोई कमियाँ हो तो। अगर मुझे लगता है कि मैं उतनी होशियार नहीं हूँ और मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ, मेरे पास जो कंटेंट है मेरे को लगता है कि हाँ देना चाहिए, ऑनलाइन देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत होती है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी की सबसे दिक्कत ये है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत है भैया, सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि हमको नोट्स नहीं मिलता। अब हमको नोट्स बहुत कम मिलता है, एकदम रेयरेस्ट कंडीशन में हमको नोट्स मिलता है। और पहली बात तो कि हम अगर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ भी हमको नोट्स अवेलेबल नहीं कराया जाता है सही तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं जिसको नोट्स मिल जाता है, वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, और कुछ होता है जो बच्चे जिसको मिल ही नहीं पाता है बहुत, क्योंकि इनका बुक भी बहुत कम है और टीचर्स भी बहुत कम हैं, और इसमें स्कोप भी इतने ज़्यादा कम है कि लोग अब इसका पूरी कंप्लीट पढ़ाई भी नहीं कर पाते। बहुत कम लोग ये इसमें पूरी कंप्लीट पढ़ाई करते हैं। तो मेरे पास कुछ कंटेंट है, तो जो भी बच्चे जिस नेट की तैयारी करें शायद उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे, ठीक है। ये सिलेबस है इवोल्यूशन का, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम पहले देख लेते हैं कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है। लैमार्किज्म, नियो लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी, प्राइमेट्स एंड फॉसिल्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स, अर्लीस्ट प्राइमेट्स, इजिप्टोपिथेकस, प्रोप्लियोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, प्रोकॉन्सल एंड लिविंग प्राइमेट्स। लिविंग प्राइमेट्स का हमको डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाइलोजेनी एंड टैक्सोनॉमी देखना है। कंपैरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ मैन एंड इरेक्ट पोस्टर एंड बायोपेटलिज्म देखना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसको, ठीक है। प्राइमेट्स एंड फॉसिल्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड अर्लीस्ट प्राइमेट्स, ठीक है। इसमें हम देखेंगे प्रोप्लियोपिथेकस, ठीक है। सबसे पहले प्रोप्लियोपिथेकस, इसको देखेंगे प्रोप्लियोपिथेकस। ये प्रोप्लियोपिथेकस मानव समएप के जैवास्मिक इतिहास से स्पष्ट है कि प्रारंभिक ओलिगोशन काल में गिबन से पहले ही प्रोप्लियोपिथेकस का जन्म हुआ। मिस्र से प्राप्त पैरापिथेकस संभवतः इसका समसामयिक था। प्रोप्लियोपिथेकस के अवशेष सन 1960 में रिचर्ड मार्क ग्राफ को मिस्र के फाइम क्षेत्र के ओलिगोशन अनुयुग के अंतिम चरण से प्राप्त हुए थे। इसके उपरांत इस श्रेणी का कोई अन्य जीवाश्म फाइम के ओलिगोशन अनुयुग से प्राप्त नहीं हुआ। इसको हम इंग्लिश में भी देखते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द paleontological history of human great apes that is the early Oligocene period. Propylopithecus arose before the gibbon.
द पैरापिथेकस obtained from Egypt was probably its contemporary. The remains of Propylopithecus were found in 1980 by Richard Mark Grave from the late Oligocene epoch of the Fayum region of Egypt. After this, no other fossil of this category was found from Fayum Oligocene age. ठीक है, सबसे पहले इसका इस पर रिसर्च किसने किया था? सन 1908 में रिचर्ड मार्क ग्राफ सर ने किया था और मिस्र के फायूम में इसका रिसर्च किया था प्रोप्लोपिथिकस का। ठीक है, इनको अवशेष मिला था, उसका अवशेष किसने सर को 1908 में रिचर्ड मार्क ग्राफ सर को फायूम से फॉसिल मिले। ठीक है, उसका इन्होंने रिसर्च किया। आगे देखते हैं इसमें और किसने रिसर्च किया। तो स्लोसर सर ने भी इसका रिसर्च किया है। स्लोसर सर ने भी 1911 में इनका मूल रूप से वर्णन किया है। इन्होंने भी रिसर्च किया और इन्होंने इनका सबसे ज़्यादा वर्णन किया है। इन्होंने इनकी विशेषताएँ बताई हैं। इन्होंने इनका मैंडिबल और दांत जो मिला था वहाँ से उसमें क्या क्या उनकी विशेषता है उनको बताया है। ठीक है, तो स्लोसर ने सन 1911 में मूल रूप से प्रोप्लोपिथिकस का वर्णन किया है। इसके अवशेषों में जबड़ों एवं संपूर्ण दांतों का सेट भी पाया गया है। वास्तव में निचले जबड़े अथवा अधो इनकी केवल 2 निचली भुजाएं दांतों सहित पाई गई। दोनों भाग एक ही अधोन के प्रतीत होते हैं। अपने आकार, प्रकार एवं दांतों की सभी विशेषताओं में वे एक दूसरे के सादृश्य हैं। एक की तुलना में ये दांत सीधे हैं। प्रोप्लोपिथिकस को प्लायोसीन काल के गिबन जीवाश्म प्लायोपिथिकस का पूर्वज माना गया है और इसी कारण इसका नाम प्रोप्लोपिथिकस दिया गया। अगर हम देखा जाए क्योंकि प्रोप्लोपिथिकस नाम दिया गया तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के रिसर्च पर जोर दिया गया हो तो वो है किसके? सर स्लोसर के सर्च पे। ठीक है। स्लोसर originally described Propylopithecus in 1911. A set of jaw and complete teeth were also found in its remains. In fact, only the 2 lower arms of the lower jaw or mandible were found with teeth. Both the parts appear to be of the same descent. They are similar to each other in their shape, type, and all the characteristics of the teeth. These teeth are strength as compared to apes. Propylopithecus is thought to be the ancestor of the Pliocene gibbon versus Pliopithecus, and hence the name Propylopithecus. नेक्स्ट हम देखते हैं। यह भी विश्वास किया गया है कि मलय द्वीप समूह के गिबन प्लायोसीन काल के प्लायोपिथिकस की ही संतति है। मलय द्वीप समूह के गिबन, ठीक है, मलय द्वीप समूह में क्या रहते थे? पहले गिबन मिला था। ठीक है, तो वो गिबन भी हो सकता है कि प्लायोसीन काल के प्लायोपिथिकस की संतति है। ठीक है, इस भूमिका में हम प्रोप्लोपिथिकस को आधुनिक गिबन का दूरस्थ पूर्वज मान सकते हैं। इस विचार को सबसे पहले ग्रिगोरी ने किसने दिया है? कौन से विचार को? कि प्रोप्लोपिथिकस को आधुनिक गिबन का दूरस्थ पूर्वज हम मान सकते हैं। ठीक है, अभी आधुनिक में जो गिबन पाया जाता है वो गिबन के ही पूर्वज, मतलब ये क्या प्रोप्लोपिथिकस के ही पूर्वज है। ऐसे हम क्या करते हैं? ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, इस विचार को सबसे पहले ग्रिगोरी ने किसने दिया? ग्रिगोरी ने दिए हैं सन 1916 में। ठीक है, कि भाई प्रोप्लोपिथिकस को हम आधुनिक गिबन का ही पूर्वज मान सकते हैं। मतलब गिबन का पूर्वज कौन हो सकता है? प्रोप्लोपिथिकस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? सर ग्रिगोरी ने कहा। और बाद में कई विद्वानों ने इस विचार को और ग्रिगोरी के मत को और विज्ञानों ने समर्थन दिया
किंतु साइमंड्स ने नहीं दिया। साइमंड्स ने फिर इसमें सवाल उठाया। उसने क्या सवाल उठाया कि साइमंड्स ने सन 1968 के अपने नई खोजों के आधार पर इस विचार पर प्रश्न उठाए कि भाई यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता है कि प्रोप्लियोपिथेकस के दांत अपनी संरचना में वर्तमान होलोबेसियन प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। भाई उसका जो दांत है वो गिबन से तो नहीं मिलता, वो तो होलोबेसियन के प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। तो अंतर केवल इतना है कि इसके जबड़े गिबनों की अपेक्षा छोटे एवं गहरे हैं और कैनाइन दांत भी अधिक बड़े नहीं हैं। यह भी माना जाता है कि ये दांत एवं जबड़े लाइमिनोपिथेकस के लक्षणों के बहुत समान हैं। तो कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों का विश्वास है कि लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व ओलिगोशीन काल में पूर्वज होमिनिड शाखा एपों की मुख्य उद्विकासीय दिशा से विलग हो गई थी। ठीक है। It is also believed that the gibbons of the Malay Island are descendants of the Pliopithecus of the Pliocene period. In this role, we can consider Pliopithecus a distant ancestor of the modern gibbon. This idea was first presented by Gregory in 1916 या 1916 and later accepted by many scholars, but Simmons raised question on this idea on the basis of his new discoveries in 1967. It needs to be mentioned here that the teeth of Pliopithecus show the current Holobesian pattern in their structure. The only difference in that its jaws are smaller and deeper than those of gibbon, and the canine teeth are also not very large. It is also believed that these teeth and jaw are very similar to the characteristics of Limnopithecus. Some paleontologists believe that about 3 million years ago in the Oligocene period, the ancestral hominid branch separated from the main evolutionary line of apes. देखो भाई, मैं ना हिंदी मीडियम वाली हूँ, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इंग्लिश पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम शुद्ध हिंदी मीडियम वाली लड़की हूँ, लेकिन मैंने फिर भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर मेरी इंग्लिश में बीच में कभी गलती आए तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मैंने कोशिश की है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों इसको मजाक में ले सकते हो, बट मैं नहीं लेती भाई। मैं अपना रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, अपने काम का भी रिस्पेक्ट करती हूँ। यह भी संभव है कि प्रोलायोपिथेकस नहीं, ये प्रोप्लियोपिथेकस उस सामान्य आधारिक मूल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पंगडी एवं हुनिडी का विभेदीकरण हुआ है। साइमंड्स और पिल्बिम 1972 के अनुसार, साइमंड्स और पिल्बिम ने भाई एक और 1972 में बोला कि प्रोप्लियोपिथेकस समूह के कुछ प्रोप्लियोपिथेकस है, ये भी प्रोप्लियोपिथेकस समूह के कुछ सदस्यों ने इजिप्टोपिथेकस को जन्म दिया है, जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से ड्रापिथेकस कुल एवं आधुनिक पंगडेडी से प्रतीत होता है। पिल्बिम 1970 का यह भी विचार है कि प्रोप्लियोपिथेकस संभवतः होमिनिड का प्रत्यक्ष पूर्वज रहा होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाई ये जो है ना सर, पिल्बिम और साइमंड्स तो एकदम विरोधी थे किसके, ग्रिगोरी और किसके, रिचर्ड सर के। ठीक है, सबने रिसर्च किया और सबने अलग अलग थ्योरी दिया। ठीक है, तो और ये रिसर्च कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले देख लो कि भाई ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल है, और हमारी पृथ्वी गोल है तो उसको दिशा कैसे दिया होगा, उसको बांटा कैसे होगा भाई, ये है, ये दिशा के अनुसार बटा है। ठीक है, ये दिशा के अनुसार, ये मान के चलो ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। ठीक है, और दिशा फिर यहाँ पे भी 45 डिग्री के हिसाब से फिर बटा है। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री में एशिया है, तो यहाँ 45 डिग्री में ऑस्ट्रेलिया है, इधर 45 डिग्री, इधर 45 साउथ अफ्रीका है, तो इधर 45 डिग्री में नॉर्थ अफ्रीका है। ठीक है, ये बटा है।
तो इसको बांट ये कैसे, अब ये बट्टा कैसा है भाई, ये बटा भी हो तो कैसे बटा होगा, ये बटा है, हाँ ये ऐसे बटा, यहाँ से ऐसे, मतलब ये उत्तर पश्चिम और ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व, ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हमारा एशिया कहाँ है बच्चों, हमारा एशिया है उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण पूर्व में, साउथ अफ्रीका कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में, और नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो भाई अब इजिप्ट है कहाँ, जहाँ पे इतना मिला है चीज़ें, कहा जाता है कि सबसे पहले अगर जीवाश्म या फॉसिल कहीं पे मिलना शुरू हुआ ना, वो मिस्र में ही शुरू हुआ। तो अफ्रीका में है इजिप्ट, यहाँ पे है इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में डालते हैं, अफ्रीका में इजिप्ट है, ये अफ्रीका आ गए, यहाँ इजिप्ट है, हाँ। और इसको भी देखो कि ये समय किसने निर्धारित किया, 30 से 35 वर्ष मिलियन पहले हम जो बोल रहे हैं ना, वो किसके हिसाब से, तो वो ओशन के हिसाब से, ठीक है। आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, ठीक है। आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन और पैसिफिक ओशन, इसको याद रखिएगा। इसी के अनुसार समय निर्धारित होता है, ठीक है, वो कितने पुराने हैं करके, ठीक है। तो वो किस में पाया गया है, संभवतः वो शायद अटलांटिक ओशन में पाया गया है, अटलांटिक या इंडियन ओशन की, नहीं अटलांटिक ओशन में हम लेंगे, क्योंकि अटलांटिक ओशन अफ्रीका के एकदम पास में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अफ्रीका का नक्शा, और अफ्रीका में ये रहा इजिप्ट, छोटा सा इजिप्ट का देश है। अब हम इजिप्ट का नक्शा भी देख लेते हैं, हाँ इजिप्ट ये है फायूम, इजिप्ट में ये यहाँ पे ये फायूम, अब इतना बड़ा नहीं है फायूम तो इतना बड़ा है, नाम उधर रखा है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये फायूम है, यहाँ पे मिला है प्रोप्लियोपिथेकस का फॉसिल, यहाँ पे मिला है। अब मिला क्या है वो भी दिख लेते हैं, मिला है भाई ये मैंडिबल और दांत, मैंडिबल और ये इसको बोलते हैं मैंडिबल, और ये इसको बोलते हैं दांत, ये दांत, ठीक है, ये दांत। और ये है प्रोप्लियोपिथेकस का स्कल। अब ये नहीं मिला है उस समय के रिसर्च में स्कल नहीं मिला है, ये तो मैं उदाहरण के लिए मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ कि ये भाई प्रोप्लियोपिथेकस का रहा कैसे होगा। तो ये तो हम कुछ क्वेश्चन बनाई हूँ मैं, उसको देखते हैं कि प्रोप्लियोपिथेकस एप कहाँ मिला। तो ये मिला इजिप्ट के फायूम या मिस्र के फायूम में। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोप्लियोपिथेकस पर रिसर्च किया भाई, रिचर्ड मार्क ग्राफ ने 1908 में किया। प्रोप्लियोपिथेकस एप के साक्ष्य के रूप में क्या क्या पाया गया है, मैंडिबल और दांत, और इसी के आधार पर ही सबने रिसर्च किया है, सिर्फ मैंडिबल और दांत पे सबने रिसर्च किया है। प्रोप्लियोपिथेकस का दंत सूत्र क्या है, तो 2 1 2 3, ठीक है। प्रोप्लियोपिथेकस कितने वर्ष पुराने हैं, दंत सूत्र के लिए अलग सा, और मेरे पास नोट्स हैं, वो बाद में देखेंगे कि कैसे होता है दंत सूत्र, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है, अभी तो तुम लोग सिर्फ पढ़ लो। प्रोप्लियोपिथेकस कितने वर्ष पुराने हैं, तो ये है 30 से 35 वर्ष मिलियन पहले। प्रोप्लियोपिथेकस का नाम प्रोप्लियोपिथेकस क्यों पड़ा, क्योंकि प्रोप्लियोपिथेकस को प्लायोसिन काल के गिबन जीवाश्म का पूर्वज माना गया है, ठीक है। प्रोप्लियोपिथेकस का जन्म किससे पहले माना गया है, तो गिबन से पहले माना गया है। प्रोप्लियोपिथेकस से किस काल या पीरियड से है, तो भाई ये ओलिगोसिन अनुयुग के अंतिम चरण का है, ठीक है।
प्रॉप्लियोपिथेकस एप के साक्ष्य के साथ उसके अलावा 5 में और क्या मिला, तो भाई और कुछ नहीं मिला है, उतना ही मिला है मंडिबल और दांत। प्रॉप्लियोपिथेकस एप का मूल रूप से वर्णन किसने किया है, तो वही स्लोशर सर ने किया है, 1911 में उसने वर्णन किया है। ठीक है, और क्वेश्चन है, आप लोग भी बना के देखिएगा। और